जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार एसएससी साइंस प्रैक्टिस सेट के चौथे क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने बिहार एसएससी साइंस प्रैक्टिस सेट का तीसरा क्लास देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करा था। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कुछ और वैसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल, आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है कि मकड़ियां प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती है? एर्केनिड्स, एवीज, गैस्ट्रोपोड्स, एंथोजोआ, क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, किसकी बात की जा रही है? मकड़ियों की बात की जा रही है। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी मकड़ियों की बात की जाएगी तो हम लोग क्या कहेंगे कि सर ये एर्केनिड्स श्रेणी में आते हैं, यानी कि वर्गीकरण में ये एर्केनिड्स के अंतर्गत आते हैं। ध्यान में रखिएगा कि इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर एर्केनिड्स, इस तरीके से लिखते हैं। अब आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि ये जो एर्केनिड्स है ये किस संघ से बिलोंग करते हैं? तो आप सभी याद रखिएगा कि सर ये जो है ऑर्थ्रोपोडा संघ से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? ऑर्थ्रोपोडा संघ से बिलोंग करता है। और ऑर्थ्रोपोडा संघ को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सर जंतुओं का सबसे बड़ा संघ बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी जीव देखते हैं उसमें लगभग 75% जीव जो हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जो अर्केनिड्स होते हैं इसमें क्या होते हैं? तो आप ध्यान में रखिएगा कि 8 पैर होते हैं। कितने होते हैं सर? 8 पैर होते हैं। ठीक है। जबकि कीड़े मकोड़े की बात करते हैं तो हम लोग 6 पैर की बात करते हैं, लेकिन जब भी अर्केनिड्स की बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि सर ये 8 पैर वाले होंगे और साथ ही साथ ऑर्थ्रोपोडा संघ से आएंगे। नेक्स्ट है एबीज वर्ग। मेरे मित्र, आप सभी को मालूम है कि जैसे ही हम लोग एबीज की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि जितने भी पक्षी हैं वे सब के सब जो हैं वो एबीज के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे? एबीज के अंतर्गत आएंगे। और साथ ही मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं गैस्ट्रोपॉड्स की, गैस्ट्रोपॉड्स को हम लोग स्लग या फिर क्या कहते हैं? स्नेल्स कहते हैं। मित्र, इसी को हम लोग हिंदी में घोंघा भी कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि ये किसके अंतर्गत आएगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये मोलस्का के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? मोलस्का के अंतर्गत आएगा। और साथ ही मेरे मित्र, अगर हम लोग बात करेंगे किसकी? एंथोजोआ की, तो आप सभी याद रखिएगा कि एंथोजोआ जो है ये मरीन इनवर्टिब्रे कहलाता है। मरीन इनवर्टिब्रेट्स कहलाता है। और साथ ही साथ ये जो है वो किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपका निडेरिया के अंतर्गत आ जाता है। और ये जो निडेरिया, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये सब है क्या है? तो सर जंतुओं का अलग अलग वर्गीकरण है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एर्केनिड्स किसके अंतर्गत आएगा? आप कहेंगे सर ऑर्थ्रोपोडा। एवीज के अंतर्गत पक्षी, गैस्ट्रोपोड्स, आप कहेंगे सर मोलस्का के अंतर्गत आ जाएगा। और अगर हम लोग बात करेंगे मरीन इनवर्टिब्रेट्स की, तो आप सभी कहेंगे सर इसके अंतर्गत एंथोजोआ जैसे जीव आएंगे। और ये बेसिकली किसके अंतर्गत आ जाते हैं? निडेरिया, यानी कि संघ निडेरिया के अंतर्गत आ जाते हैं। साथ ही मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग एबीज की बात करते हैं, पक्षी की बात करते हैं, तो इसके बारे में क्या कहते हैं कि गुरुजी ये कॉर्डेटा संघ में आता है। किस में आता है? कॉर्डेटा संघ में आता है। तो ये चीजें भी आप सभी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बड़ा ही सरल सा सवाल कि वे भौतिक राशियां जिसमें केवल डैश होती है और डैश नहीं होती है उसे अदिश राशि कहते हैं। ऑप्शन है दिशा परिमाण, परिमाण दिशा, गति वेग, वेग गति, क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग बात करते हैं भौतिक राशि की, किसकी बात करते हैं? भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटी की, तो दिशा के आधार पर या फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के बेस पे भौतिक राशि को हम लोग 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक क्या होता है सर? सदिश राशि, जिसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और दूसरा होता है आपका अदिश राशि, जिसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। मेरे मित्र, सदिश मतलब दिशा के साथ। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वैसी भौतिक राशि जिसको बताने के लिए दिशा और परिमाण यानी कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत हो उसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें वेग की, या बात करें हम लोग त्वरण की, या बात करें हम लोग बल की, क्या कहिएगा सर? सदिश राशि के अंतर्गत आ जाएगा।
लेकिन वैसी भौतिक राशि जिसको बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण की जरूरत होती है, जिसको बताने के लिए हमें दिशा की जरूरत नहीं होती है, वो क्या कहलाता है सर? अदिश राशि। और अगर हम बात करें द्रव्यमान की, आयतन की, ठीक है, कार्य की, ऊर्जा की, ये सब के सब क्या कहलाते हैं सर? अदिश राशि कहलाते हैं। तो जो सवाल करा जा रहा है कि वे भौतिक राशियां जिसमें केवल डैश होती है, तो यहां पे हम कहेंगे सर जिसमें केवल मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण होती है और दिशा नहीं होती, और दिशा नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। तो मेरे मित्र परिमाण और दिशा कहां पे है? ध्यान दीजिएगा कि जिस तरह सीक्वेंस पहले परिमाण आया है तो हम उसी ऑप्शन को चूज करेंगे। हमारे दूसरे ऑप्शन में दिशा और परिमाण भी है, तो भूल से आप एक ना टिक कर दीजिएगा। जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के लैंग्वेज में हम आंसर देंगे। क्या कहिएगा कि सर पहले परिमाण होगा और फिर क्या होगा? दिशा। इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि एक डैश एक लंबा इंटरनोड है जो निचला हिस्सा या संपूर्ण डंठल बनाता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग इंटरनोड की बात करते हैं तो क्या कहते हैं? हम सभी कहते हैं कि गुरुजी इसको हम लोग अंतःपर्व के रूप में देखते हैं। जैसे आप सभी ने प्लांट बहुत सारे देखा होगा, आप कहेंगे बिल्कुल देखे हैं सर। मेरे मित्र आप सभी देखे होंगे कि प्लांट का जो स्टेम होता है यानी कि ये जो तना है, इससे टहनी निकली हुई रहती है, और टहनी का जो ये वाला पोर्शन होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनोड यानी कि अंतःपर्व कहते हैं। तो कहा जा रहा है कि एक डैश एक लंबा इंटरनोड है जो निचला हिस्सा या संपूर्ण डंठल बनाती है। तो मेरे मित्र यहाँ पे निचला हिस्सा बोले तो इसकी बात की जा रही है, और संपूर्ण डंठल की बात करेंगे तो यहाँ पे संपूर्ण डंठल को तना से रिलेट किया जा रहा है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर जब हम लोग इस वाले पोर्शन की बात करेंगे किसी भी प्लांट की, जब हम लोग इस वाले पोर्शन की बात करेंगे तो ये तो हमारा तना होगा। और मेरे मित्र आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर भी क्या होगा? तना ही होगा। मतलब तना एक लंबा इंटरनोड है जो निचला हिस्सा या संपूर्ण डंठल बनाती है। आप कहेंगे गुरुजी ये प्रकंद क्या होता है? तो मेरे मित्र इसी को हम लोग राइजोम बोलते हैं। और प्रकंद का मतलब सिंपली क्या होता है? आप सभी ध्यान में रखिएगा, भूमिगत तना। क्या होता है सर? भूमिगत तना होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें अदरक की, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ये प्रकंद यानी कि राइजोम के अंतर्गत आता है। अच्छा, भूमिगत तना आपको प्रकंद क्यों कहलाता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, जब हम लोग प्लांट के मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं यानी कि पादप आकारिकी की बात करते हैं, तो हम लोग उसमें जड़, तना, पत्ती, फूल इन सभी के बारे में स्टडी करते हैं। तो मेरे मित्र जो हमारा जड़ होता है या जो फिर हमारा तना होता है, कुछ पौधे के ऐसे होते हैं जो भोजन को संग्रहित करते हैं और फिर अपना आकार बदल लेते हैं। तो बेसिकली जो अदरक देख रहे होते हैं हम लोग, हल्दी देख रहे होते हैं, ये भूमिगत तना तो है, लेकिन ये क्या है? तो तना का रूपांतरित रूप है। और तना के इसी रूपांतरित रूप को हम लोग बायोलॉजी में किस नाम से जानते हैं? प्रकंद यानी कि राइजोम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट मेरे मित्र मेरुदंड। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जितने भी कशेरुकी जंतु होंगे उन सभी में मेरुदंड होगा। पुष्प अक्ष की बात करेंगे तो मेरे मित्र फ्लावर का जो एक्सिल होगा, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लावर एक्सिल। तो जो फूल का अक्ष होगा उसी को यहाँ पे क्या बोला जाएगा? पुष्प अक्ष बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित विलयन और विलय के बारे में सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है कि जल विलयन को आवधित रखा जाता है तो विलय के कण तल पर बैठ जाते हैं। फिर दूसरा है कि विलय के कण प्रकाश की किरणों को प्रकिरणित नहीं करते हैं। और तीसरा है कि विलय के कणों को बिना सहायता प्राप्त आंखों से नहीं देखा जा सकता है। और एक विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित विलयन और विलय के बारे में सत्य नहीं है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी पहले ये हमें बताओ कि विलयन और विलय का यहाँ पे माजरा क्या है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम विलयन की बात करते हैं तो विलयन इक्वल टू, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि विलायक प्लस विलय होता है। विलायक प्लस विलय होता है। और चेला जी याद रखिएगा कि विलयन को हम लोग इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं और विलायक को हम लोग इंग्लिश में सॉल्वेंट कहते हैं, और जो हमारा विलय है इसको इंग्लिश में हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। अब मेरे मित्र हम यहाँ पे एक ग्लास ले रहे हैं और ग्लास में हम पानी ले रहे हैं, ठीक है, पानी ले रहे हैं। अब इस ग्लास में हम क्या कर रहे हैं चेला जी? इस ग्लास में हम ये चीनी 1 चम्मच डाल रहे हैं। तो ये हमारा पानी हो गया और ये हमारा चीनी हो गया।
ये हमारा पानी और ये हमारा चीनी हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि जब इस पानी में चीनी को मिलाया जाएगा तो आप कहेंगे सर चीनी और पानी का शरबत तैयार हो जाएगा। बिल्कुल मेरे मित्र। तो जब चीनी और पानी का आप शरबत तैयार करते हैं और जब आप उसको पीते हैं तो क्या कभी भी आपको ऐसा फील होता है कि गुरुजी चीनी हमको दिखाई पड़ रहा है गिलास में? आप कहेंगे कभी नहीं फील होता है। मेरे मित्र याद रखिएगा आप सभी कि जब भी हम लोग बात करते हैं कि सर किसी विलियन का कोई कण दिखाई नहीं पड़ रहा है, दैट मीन्स वी कैन रेफर द सॉल्यूशन एज अ ट्रू सॉल्यूशन। मतलब हम उस विलियन को रेफर कर सकते हैं किसके रूप में? ट्रू सॉल्यूशन के रूप में। क्यों? क्योंकि सर ट्रू सॉल्यूशन या आप सीधे सीधे सॉल्यूशन उसको कह सकते हो जिसके जो विलय के कण हैं यानी कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो आपको नंगी आंखों से दिखाई ना पड़े। हाँ, माइक्रोस्कोप से देखेंगे सर जरूर दिखाई पड़ेगा। अब मेरे मित्र यहां पे एक छोटा सा चीज और हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर इस चीनी पानी को आप क्या करोगे, कुछ देर के लिए सर घर में छोड़ दोगे तो क्या चीनी के कण नीचे बैठ जाएंगे? आप कहेंगे सर ये तो संभव ही नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि सर इसके जो विलय पार्टिकल्स है वो तो पूरी तरह से वाटर में डिसॉल्व है और वो इतने बड़े नहीं है कि सर उसको छोड़ दिया जाए तो वो अस्थिर से उसके पेंदी में आके बैठ जाएगा। और मेरे मित्र इसीलिए तो हम लोग विलियन के कणों को माइक्रोस्कोप की सहायता से देख पाते हैं, क्योंकि इसका जो कण का साइज होता है वो 10⁻⁻⁹ मीटर से भी क्या होता है सर? छोटा होता है। यानी कि 1 नैनोमीटर से भी क्या होता है सर? छोटा होता है। और साथ ही साथ मेरे मित्र जब आप चीनी पानी के घोल को देखते हो तो आपको प्रत्येक जगह पे एक जैसा ही दिखाई पड़ता है। और आपने कभी ऐसा फील करा है क्या? मान लो कहीं से एक गिलास शरबत ले आया हम चीनी और पानी का, अब हम क्या कर रहे हैं कि एक स्ट्रॉ को नीचे से डाल के पी रहे हैं, तो क्या हमें ये तीखा लगेगा? आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, ये कहीं से भी पिएंगे तो मीठा लगेगा। मतलब चीनी का नेचर इसके पूरे सरफेस में है। और मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि वैसा कोई भी विलियन या वैसा कोई भी मिश्रण जिसमें उसके अवयवी जो गुण हैं वो उसके पूरे सतह में हो, उसको हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरे मित्र अगर हम इधर से चीनी पानी के इस सॉल्यूशन में इधर से हम टॉर्च जलाएं तो आप सभी क्या देखेंगे कि सर जो प्रकाश की किरणें हैं वो सीधे आर पार चली जाती है। प्रकाश की किरणें क्या होती है सर? प्रकिरणित नहीं होती है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित विलियन और विलय के बारे में सत्य नहीं है, तो पहला ऑप्शन है कि जब विलियन को आपतित रखा जाता है तो विलय के कण तल पर बैठ जाते हैं। ये तो सत्य नहीं है सर। ठीक है, अब दूसरा है कि विलय के कण प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित नहीं करते। सर ये सही है। जब भी प्रकाश के प्रकीर्णन की बात की जाएगी तो हम लोग कोलाइडल और निलंबन को देखेंगे, लेकिन विलयन की तो बात नहीं करेंगे। आप कहेंगे सर तीसरे ऑप्शन में है कि विलय के कण बिना सहायता प्राप्त आंखों से नहीं देखा जा सकता। आप कहिएगा सर बिल्कुल अभी जस्ट आपने बताया है। और एक विलयन एक समांगी मिश्रण है। आप कहेंगे सर ये भी सही है, हमको चूज करना था, सत्य नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में से किस तत्व के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 फिट होता है? भाई मेरे याद रखिएगा, आप सभी याद रखेंगे कि जब भी हम लोग बात करेंगे NH2NP3 की तो ये जो है ये किस बेस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं, किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, तो आप सभी ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये दो बेस पे लिख सकते हैं। एक तो हम सेल बेस पे लिख सकते हैं और दूसरा हम सब सेल बेस पे लिख सकते हैं। मेरे मित्र जब हम लोग सेल बेस की बात करते हैं तो सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन को K, L और M जैसे मतलब कक्षा में भरते हैं। लेकिन जब सब सेल की बात करते हैं, उप कक्षा की बात करते हैं, तो हम लोग कहते हैं सर इसको 1s2 1s 2s फिर 2p फिर हम लोग 3s 3p इस तरीके से करते हैं। कि सब सेल को तो हम लोग s p और d और फिर f से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पे पूछा जा रहा है आपसे कि इन चारों तत्वों में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 और NP3 के रूप में होगा? मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग बोरोन की बात करेंगे तो बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? आप कहेंगे सर जी बोरोन 511 होता है, बोरोन 511 होता है। तो भाई मेरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग लिखेंगे तो कहेंगे सर ये 1s2 हो जाएगा और 2s2 हो जाएगा और 2p1 हो जाएगा। तो 2 2 4 1 5। क्या ये NH2 और NP3 के फॉर्म में है?
आप कहेंगे सर ये NH2 और NP1 के फॉर्म में है, NP3 के फॉर्म में नहीं है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है फ्लोरीन मेरे मित्र, तो आप कहेंगे सर फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, और भाई मेरे 1s2 2s2 और इसको हम लोग क्या कहेंगे कि सर ये 2p5 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमको NH2 और NP3 की बात करनी है, तो आप कहेंगे सर 2 2 4 5 4 2, ये तो नहीं होगा। अब नेक्स्ट है ऑक्सीजन, तो सर 8 होता है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 और कितना बचा, तो सर 2p4, ये भी नहीं होगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर सर 7 होता है, 1s2 2s2 और क्या कहिएगा सर 2p3, 2 2 4 3 7, देख लीजिए NH2 और NP3 के फॉर्म में है, आप कहेंगे बिल्कुल, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत सारे मित्र होंगे कि गुरुजी हमको तो ये सबसेल बेस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता ही नहीं है, तो इसी वीडियो के नीचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखें उसका लिंक दिया हुआ है, और आप उस वीडियो को क्लिक करेंगे, पूरा विस्तार से सारी चीजों को मैंने बताया है, आप उसको सीख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम समझाने की कोशिश करेंगे पूरा का पूरा, तो पता चलेगा कि सर ये सेशन ही हमारा इसी क्वेश्चन पे 40-45 मिनट का हो गया। तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है, आप वहां से जाकर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट देख सकते हो और पूरा सीख सकते हो। बहरहाल अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जड़ी बूटी पॉट हब खेती को संबंधित करता है। ध्यान में रखिएगा कि पहला ऑप्शन है रेशम कीट पालन, तो सर इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं, इसमें तो कहीं से कोई शक नहीं होगा, सेरीकल्चर। दूसरा है मछली पालन, सर इसको हम लोग पीसी कल्चर के नाम से जानते हैं, पीसी कल्चर के नाम से जानते हैं। शाक कृषि, तो यहां पे इसकी कोई बात ही नहीं करेंगे, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम ऑलेरी कल्चर की बात करते हैं तो वहां पे सब्जियों की खेती की बात करते हैं, और सब्जियों में ही हमारा क्या होता है सर, पॉट हब खेती भी आ जाता है, इसीलिए सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि बहुगुणिता यानी कि पॉलीप्लाइड किसमें परिवर्तन होने पर होती है। क्रोमेटिड की संख्या, जीन की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या, क्रोमोसोम की संरचना। बहुगुणिता का मतलब कहा जा रहा है, मतलब क्या कि पॉलीपेप्टाइड। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब क्रोमोसोम की संख्या परिवर्तित होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुगुणिता कहते हैं, और सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि क्रोमोसोम की अगर हम लोग बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से इसकी संरचना होती है, और साथ ही एक्चुअल में जो ये क्रोमोसोम होता है ये क्या होता है, तो सर जो कोशिकाएं होती है उसमें जो केंद्रक होता है, तो उसी केंद्रक में इस तरह से महीन धागे जैसी संरचना होती है, और इस धागे जैसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमेटिड्स नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमेटिड्स नेटवर्क कहते हैं। और मेरे मित्र क्रोमेटिक नेटवर्क के टूटने फूटने से आपको क्या बनता है सर, ये क्रोमोसोम बनता है, जिसको हम लोग मेडिकली या फिर बायोलॉजिकली कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ध्यान में रखेंगे कि ये जो आप दो संरचना इस तरीके से देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, तो सर इसको हम लोग सिस्टर बोलते हैं, क्या, क्रोमोसोम सिस्टर बोलते हैं, ठीक है। और जहां पे ये आपका सर अटैच है इसको हम लोग सेंट्रोमियर के नाम से जानते हैं। तो मेरे मित्र क्रोमेटिड नेटवर्क के टूटने फूटने से ही क्या होता है सर, क्रोमोसोम का निर्माण होता है, यानी कि गुणसूत्र का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहा जा रहा है कि वर्गीकी संवर्ग टेक्सोनॉमी के संदर्भ में स्तनपायी मेमेलिया शब्द एक है, गण, संघ, वर्ग, कुल। ध्यान में रखेंगे सर ये आपका एक वर्ग है, जबकि गण, संघ, कुल की बात करेंगे तो ये क्या है, तो सर वर्गीकरण का एक प्रणाली है, अपना सिस्टम है। कैसे है सर, तो मेरे मित्र अगर हम लोग बात करते हैं वर्गीकरण की, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, वर्गीकरण की, तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि टेक्सोनॉमी में हम लोग पहले किसकी बात करते हैं, पहले हम लोग बात करते हैं किंगडम की। किसकी बात करते हैं, किंगडम की। फिर हम लोग किसकी बात करते हैं सर, सब किंगडम की। किसकी बात करते हैं, सब किंगडम की। और मेरे मित्र सब किंगडम के बाद हम लोग कहां पे आते हैं, तो फाइलम या फिर डिवीजन में आते हैं, फाइलन या फिर डिवीजन में आते हैं। और मेरे मित्र इसके बाद हम लोग किसकी चर्चा करते हैं, तो सर कोएफजी, मतलब क्लास ऑर्डर, फिर हम लोग फैमिली, क्लास ऑर्डर फैमिली, उसके बाद जो है हम लोग जेनेरा, और फिर स्पेसीज, इसकी चर्चा करते हैं। यानी कि अगर हम लोग जंतुओं के वर्गीकरण की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं सर वर्ग हो गया, गण हो गया, वर्ग, गण, और फिर हमारा कुल,
वंश, वंश और फिर हमारा प्रजाति। क्या हो गया सर? प्रजाति हो गया। तो ये जो हमारा वर्गीकी के संवर्ग के संदर्भ में स्तनपायी यानी कि मेमेलिया शब्द की चर्चा की जा रही है। तो मेमेलिया के अंतर्गत तो सभी स्तनधारी आते हैं, और मेमेलिया एक ऐसा वर्ग है जो क्या होते हैं सर? कशेरुकी के अंतर्गत आते हैं। और वैसे सभी जीव जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं सर मेमेलिया के अंतर्गत आते हैं। तो मेमेलिया एक हमारा क्लास हो जाता है यानी कि वर्ग हो जाता है। जबकि अगर हम लोग गण संघ कुल की बात करेंगे तो सर इसका गण संघ कुल यानी कि ऑर्डर, फैमिली, या फिर अगर हम लोग इसके स्पीसीज की बात करेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा। याद रखिएगा बस एक चीज यहां पे कि वर्गीकी का आधारभूत इकाई किसे माना जाता है? वर्गीकी का आधारभूत इकाई किसे माना जाता है? ये भी सवाल पूछ लिया जा सकता है आपसे कि वर्गीकी का आधारभूत इकाई जो है वो प्रजाति यानी कि स्पीसीज को माना जाता है, या आप कह सकते हो सर जाति को माना जाता है। तो ये चीजें भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही सरल सा सवाल कि एंगस्ट्रम डैश के मापन की इकाई है? सर लंबाई के मापन की इकाई है। एक एंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। और जब हम लोग बात करते हैं तरंग दैर्ध्य की तो सर तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रम में मापते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि एक वास्तविक गैस किस परिस्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सर जब भी हम बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन की, जब भी बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन की, तो हम लोग क्या लिखते हैं? PV इक्वल टू nRT। PV इक्वल टू nRT। अब P क्या है? प्रेशर, V क्या है? वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R जो है वो आइडियल गैस कांस्टेंट, और T क्या है? हमारा टेम्परेचर है। ध्यान में रखेंगे कि जब किसी वास्तविक गैस को निम्न दाब और उच्च ताप पे रखा जाता है तो वो किसके जैसा बिहेव करता है? आइडियल गैस यानी कि आदर्श गैस के जैसा बिहेव करता है। और ये जो आइडियल गैस की कल्पना है वो क्या है सर? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मतलब एक तरह से ये आप कह सकते हो कि काल्पनिक चीजें हैं। मतलब हम लोग ऐसा कल्पना करते हैं कि अगर किसी गैस को सर निम्न दाब और उच्च ताप पे रखा जाए तो वो आदर्श गैस की भांति बिहेव करेगा, जिसके लिए हम लोग इक्वेशन क्या लिखते हैं? PV इक्वल टू nRT। तो कहा जा रहा है कि एक वास्तविक गैस किस परिस्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में काम करती है? उच्च दाब तथा निम्न ताप, आप कहेंगे नहीं। निम्न दाब तथा उच्च ताप, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से किस उपकरण का उपयोग पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपरी वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है? आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लोग वैसे ऑब्जेक्ट को देखेंगे जो ऑब्जेक्ट हमारे डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट पे नहीं है। डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या हुआ कि सर हमारी आंखें तो यहां से किसी भी चीज को देख सकती है, अब नीचे क्या हो रहा है देख पाएंगे? तो सर नीचे की चीजें हमारे डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट पे नहीं है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि सर समुद्र में या फिर हम लोग आर्मी के बंकर की, तो आर्मी के बंकर में आर्मी क्या होते हैं सर? छुप के बैठे हुए रहते हैं, दुश्मनों के ताक में बैठे हुए रहते हैं। तो जो दुश्मन होते हैं उसको वो डायरेक्ट खड़ा होकर के नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि जैसे ही खड़ा होगा हेडशॉट लगेगा, वहीं पे घोलट जाएगा चेला। तो उसको देखने के लिए वो क्या करते हैं? एक यंत्र का उपयोग करते हैं। और चेला जी ये जो यंत्र होता है इसको हम लोग पेरिस्कोप के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पेरिस्कोप यानी कि परिदर्शी के नाम से जानते हैं। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वैसा कोई भी वस्तु जो हमारे डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट पे नहीं है उसको देखने के लिए हम लोग एक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, और वो यंत्र हमारा क्या है? पेरिस्कोप। पेरिस्कोप यानी कि परिदर्शी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र आपके पहले ऑप्शन में पथमापी दिया हुआ है। पथमापी, पथ का मतलब रास्ता, रास्ता को किसके द्वारा मापिएगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हम लोगों ने मोशन में कई बार पढ़ा है स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। तो भाई मेरे स्पीडोमीटर तात्क्षणिक चाल बताता है, पथमापी किसको बताएगा? पथमापी के लिए आप कहेंगे गुरुजी ओडोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। सूर्य विकिरण मापी पायरेनोमीटर, पायरेनोमीटर कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। वायुदाब मापी आप सभी याद रखेंगे बैरोमीटर। क्या? बैरोमीटर। नेक्स्ट देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 12, CH3OH में OH बंध डैश है। मेरे मित्र मैंने आपको पीछे के सेशन में भी बताया। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये ध्रुवीय सहसंयोजक है। आयनिक, तो आप कहिएगा कि सर जब कभी धातु और अधातु के बीच में अभिक्रिया होगी और वहां पे बॉन्ड बन रहा होगा तो वो हमारा आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। और मेरे मित्र अगर हम लोग अध्रुवीय सहसंयोजक की बात करेंगे तो क्या कहेंगे? गुरुजी जब दो सेम प्रकार के नॉन मेटल एक दूसरे के साथ क्या होंगे? साझा करके बॉन्ड बना रहे होंगे तो वो हमारा अध्रुवीय सहसंयोजक होगा, यानी कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा।
और धन आयनी की बात करेंगे तो सर पॉजिटिव आयन, कोई भी मेटल अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है तो वो पॉजिटिव आयन बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि बल आघूर्ण की दिशा क्या होती है? प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत, प्रयुक्त बल की दिशा के समान, प्रयुक्त बल की दिशा के विपरीत, त्रिज्या के समांतर। आप कहेंगे सर बल आघूर्ण इक्वल टू बल इंटू बल बाहुभुजा होती है, जो कि प्रयुक्त दिशा के क्या होती है? लंबवत। तो सही आंसर सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और ये चीज मैंने आपको पीछे के सेशन में भी बताया था। अच्छा, मैं आप सबों से यहाँ पे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा और उसका आंसर नीचे कमेंट करके बताइएगा कि बल आघूर्ण का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको डेली लाइफ में कहां देखने को मिलता है? जबकि आप जब सुबह उठते हैं और जब आप कहते हो सर भर दिन आप अपने घर में रहते हैं, घर को लगाते हैं, बंद करते हैं, इसी में आपका छिपा हुआ है। आप जरा सा हमको कमेंट करके बताइए कि बल आघूर्ण का बेस्ट एग्जांपल आपको कहां पे दिखता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है? मेरे भाई आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग पोषक तत्व की बात करते हैं तो इसी के अंतर्गत हमारा कौन आ जाता है? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, फिर हमारा प्रोटीन आ जाता है, फिर हमारा फैट आ जाता है। मेनली ये तीन ही पोषक तत्व होते हैं जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। इसके अलावा हम लोग विटामिन की भी बात करते हैं सर, विटामिन की भी बात करते हैं, फाइबर की भी बात करते हैं, मिनरल्स की भी बात करते हैं। आप सबों को मालूम है कि कार्बोहाइड्रेट से क्या होती है? हमें लंबे समय तक ऊर्जा मिलती है। अगर हमारे शरीर में हमें लंबे समय तक ऊर्जा की मतलब स्थिति रखनी है तो कार्बोहाइड्रेट हम लोग क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। ध्यान में रखेंगे कि इसी का सरल फॉर्म होता है ग्लूकोज, जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देती है। और मेरे मित्र, जो प्रोटीन है ये हमारे शरीर के मसल्स के ग्रो के लिए क्या होता है सर? जिम्मेवार होता है। और मेरे मित्र, फैट जो है ये फैट भी हमें ऊर्जा ही प्रदान करती है। और अगर हम लोग ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट और फैट की बात करते हैं, और बॉडी बिल्डिंग फूड मटेरियल की बात करते हैं तो प्रोटीन की बात करते हैं। और आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो फैट होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा ऊर्जा होती है। तो जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है? आप सभी कहेंगे सर वसा। ध्यान में रखेंगे कि वसा और कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व। जबकि प्रोटीन को क्या कहा जाता है? तो सर प्रोटीन को क्या कहा जाता है सर? बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। ये चीजें भी ध्यान में रखिएगा। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स यानी कि ये आपके मसल्स के ग्रोथ में क्या होता है सर? बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बाद बाकी रुक्षांश या रेशा युक्त, इसको हम लोग रफेज या फाइबर भी बोलते हैं। ये हमारे शरीर में कोई पोषक तत्व तो नहीं प्रदान करता है, लेकिन भोजन के पचाने के लिए और आपका कह सकते हो कि पाचन तंत्र को सही रखने के लिए सर ये रफेज यानी कि फाइबर बहुत ही जरूरी होता है। विटामिन इसका जो मतलब यूज है हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में होता है, और ये बेसिकली आपको विभिन्न तरह के रोगों से बचाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? तो इसको हम लोग रोग से बचाने वाला पोषक तत्व कहते हैं, और इसकी जरूरत हमारे शरीर में इतना नहीं होता है। विटामिन का जरूरत हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में होता है, यानी कि इसको हम लोग लघु मात्रिक पोषक तत्व कहते हैं। ध्यान में रखिएगा ये चीज को कि पोषक तत्व को भी हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दीर्घ मात्रिक और लघु मात्रिक। तो दीर्घ मात्रिक वो होते हैं जो हमें ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है, जबकि लघु मात्रिक भी होते हैं जो हमें कम मात्रा में जरूरत होती है। जब प्लांट में आएंगे तो वहां पे भी हम लोग लघु मात्रिक और दीर्घ मात्रिक की बात कर रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस परिवर्तन को व्युत्क्रमित नहीं किया जा सकता है? एक रबर बैंड को खींचना और उसे उसके समान आकार में वापस लाना आराम से कर सकते हैं सर। रोटी की लोई को बेलना और तवे पर सेकना, क्या इसको व्युत्क्रमित किया जा सकता है? रोटी आपके घर में बन गई है और फिर उससे आप आटा तैयार कर सकते हो? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। गुब्बारे को फूटने की सीमा तक फुलाकर उसे आकार में वृद्धि करना, आप कहेंगे सर ये तो हो सकता है परिवर्तन। गीले कपड़े को सूखे कपड़ों में बदलना, ये भी परिवर्तन हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि व्युत्क्रमित यानी कि जिसको उल्टाया नहीं जा सकता, तो सर उल्टाया तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी को ही नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहा जा रहा है कि एक कप पानी में फैलने वाले खाद रंग की एक बूंद इसका उदाहरण है। परासरण, वाष्पीय दाब, रिसाव, विसरण। आप सभी याद रखेंगे डिफ्यूजन यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है? सिंपल याद रखिएगा कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज डिफ्यूजन, यानी कि जब पदार्थ के कण आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। आप लोगों ने बचपन में, आज से मतलब अगर 7-8 साल पहले चले जाएंगे, हालांकि अब तो लोग बहुत सारे अलग अलग तरह के ब्रांड यूज करने लगे हैं। पहले कोठारी जो है वो वही पहनता था जिसकी शादी हुई रहती थी या जिसका शादी होने वाला रहता था, नहीं तो सब कौन सा गंजी पहनता था सेला? अनिल गोल्ड, रूपा
और जो उजला गंजी होता था वो बच्चों को नहीं दिया जाता था। क्यों? क्योंकि गंदा कर देगा, उसके लिए लाल, हरा, पीला, नीला इस तरह का गंजी आता था। आप लोगों ने देखा होगा कि जब घर में बड़े बुजुर्ग उजला गंजी पहनते थे तो वो अपने गंजी में नील डालते थे, जिसको हम लोग उजाला कहते हैं। इतना बड़ी डिब्बी आती थी। और कैसे डाला जाता था? तो सर पानी लिया जाता था, उसमें 4 बूंद नील डाल करके उसको फिर ऐसे मैश कर दिया जाता था और फिर उसमें गंजी को डाल करके बाहर निकाल दिया जाता था। तो जो नील 4 बूंद 5 बूंद डालने से चला, वो पानी का रंग एकदम ब्लू हो जा रहा था। वो किसके वजह से? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, ड्यू टू इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि पदार्थ के कणों के आपस में मिल जाने से। और मेरे मित्र, जिस तरीके से आपके घर में पूजा घर कहीं और होता है और पूजा घर में अगरबत्ती जल रही होती है तो आपको महक वहां तक आती है, किसके वजह से? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि विसरण की वजह से। तो सही आंसर आप सभी याद रखिएगा, डिफ्यूजन। नेक्स्ट आपके मन में आ रहा होगा परासरण, इसको हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं सर? ऑस्मोसिस कहते हैं। और ये भी सर विसरण का ही एक प्रक्रिया है। बस याद रखिएगा कि विसरण में पदार्थों को मिलने में किसी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन से होकर के गुजरना नहीं पड़ता है, जबकि परासरण के केस में पदार्थों को आपस में मिलने के लिए सर प्रीमिएबल मेम्ब्रेन से गुजरना पड़ता है। इसीलिए हम लोग इसको ऑस्मोसिस कहते हैं, यानी कि परासरण कहते हैं। बाद बाकी वाष्पीय दाब, मतलब वेपर का जो प्रेशर होगा उसको वाष्पीय दाब कहेंगे। बेसिकली यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप रिलेट कर सकते हो। रिसाव की बात करेंगे, मतलब किसी भी चीज का रिसना, तो इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 की कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। 1000 बार चर्चा करा है कि सर स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने क्या करा था? सर कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी का प्रतिपादन करा था। लेमार्क और ट्रेविरेनस दोनों ने मिलकर के क्या करा था? तो सर सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग करा था, बायो शब्द का प्रयोग करा था। और मेरे मित्र, कोशिका सिद्धांत में क्या कहा गया कि प्रत्येक जीव एक छोटी एकक कोशिका से बनी होती है और प्रत्येक कोशिका पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। और जितने भी सर जीव होते हैं उन सभी का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो किसको माना जाता है? सर कोशिका को माना जाता है। और साथ ही ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे ये सवाल करा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलोंग्स टू द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, वी कैन से दैट सर वायरस यानी कि जो विषाणु है ये कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है। क्यों? क्योंकि सर इसको नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट है विटकर, जो 5 जगत प्रणाली आप लोग पढ़ते हैं, 5 जगत वर्गीकरण का प्रणाली, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, किसका देन है? विटेकर का देन। नेक्स्ट देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि जल विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत जिम्मेदार होता है? विद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का तापीय ऊर्जा में रूपांतरण, गुरुत्वीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। मेरे मित्र याद रखिए कि यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक की बात की जा रही है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक में क्या करते हैं? तो सर पानी को एक बांध में पहले स्टोर करते हैं और फिर उस बांध में जब पानी स्टोर हो जाती है तो उसको हम लोग टरबाइन पे गिराते हैं और वो टरबाइन मूव करता है तो हमारा डायनेमो मूव करता है, फिर जाकर के हमें क्या होती है? सर इलेक्ट्रिक मिलती है। तो मेरे मित्र बेसिकली जो हमारा बांध में संचित वाटर होता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, mgh। और मैंने आपको कई बार बताया है कि स्थितिज ऊर्जा को हम लोग गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। अब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हमारा किस में बदल रहा है? सर विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। तो पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में रूपांतरण, आप कहेंगे नहीं होगा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का तापीय ऊर्जा में रूपांतरण, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में हम ताप की तो बात ही नहीं करेंगे। जब हम लोग थर्मल इलेक्ट्रिक पावर की बात करेंगे तब हम लोग कहेंगे सर तापीय ऊर्जा को वहां पे विद्युत ऊर्जा में चेंज किया जाता है। अब नेक्स्ट है कि गुरुत्वीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, आप कहेंगे सर जो हमारा सॉरी गुरुत्वीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, तो ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर mgh को हम लोग गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में जानते हैं। तो आप कहेंगे सर चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ है कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। बिल्कुल मेरे मित्र, ये आपका सही और सटीक आंसर है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कहा जा रहा है कि प्रक्षेप के पथ को उसका डैश कहा जाता है। मेरे मित्र उसको ट्रेजेक्टरी यानी कि प्रक्षेप पथ कहा जाता है। और ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी भी वस्तु को हम लोग क्षैतिज के साथ कुछ इस तरह से फेंकते हैं कि वो एंगल बनाते हुए गिरे, तो मेरे मित्र इसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। वस्तु की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। और ये जितना ऊपर उड़ रहा है सर, जितना ऊंचाई पे, इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? हाइट कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि ये यहां से चला और यहां तक आया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? इसी को हम लोग रेंज यानी कि परास कहते हैं। रेंज यानी कि परास कहते हैं। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा।
और मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन को आप आसानी से समझ पाए होंगे और इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं कि ये सेशन आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।